नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कंपनी अधिनियम 2013 के एक बेहद अहम हिस्से पर गौर करेंगे। यह अध्याय वीवीआई, जो कंपनी के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधन और प्रशासन से जुड़ा है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस अध्याय की धाराओं मतलब सेक्शन 88 से 122 और इससे जुड़े जो कंपनी प्रबंधन और प्रशासन नियम हैं 2014 के, उन पर आधारित है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनियों को चलाने के लिए कौन से बुनियादी नियम मान्य होते हैं, जैसे कि ज़रूरी रजिस्टर रखना, सालाना रिपोर्ट फाइल करना, मीटिंग्स कैसे होती हैं और फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये नियम जो है वो सभी कंपनियों पर लागू होते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट। हाँ, 1 पर्सन कंपनी मतलब ओपीसी के लिए कुछ खास रियायतें जरूर हैं। ये नियम एक तरह से कंपनी के अंदरूनी कामकाज, शेयरधारकों के अधिकारों और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं रिकॉर्ड रखने से, यानी रजिस्टरों से। ये जो सेक्शन 88 है ये कहता है कि कंपनियों को कुछ रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। मोटे तौर पे ये क्यों ज़रूरी है और कौन से मुख्य रजिस्टर होते हैं? देखिए, रजिस्टर रखना मतलब रिकॉर्ड रखना, ये बेसिकली पारदर्शिता और हिसाबदेही के लिए बहुत जरूरी है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी के मालिक कौन है या फिर लेनदार कौन है। मुख्य रूप से 3 तरह के रजिस्टर रखने होते हैं। पहला, मेंबर्स का यानी शेयर होल्डर्स का रजिस्टर। इसमें भी हर क्लास के शेयर जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए अलग-अलग डिटेल्स होती हैं। दूसरा होता है डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर और तीसरा, अगर कोई और सिक्योरिटी होल्डर है तो उनका। अच्छा। हाँ, इनके फॉर्मेट वगैरह फॉर्म MGT 1 और MGT 2 में दिए गए हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसमें शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर का नाम, पता, उनके पास कितने शेयर या डिबेंचर हैं, वो कब सदस्य बने, ये सारी जानकारी होती है। और ये रजिस्टर रखे कहाँ जाते हैं? क्या इनमें जानकारी मतलब डिटेल्स अपडेट करने के भी कोई नियम है? हाँ, नियम 5 इस बारे में बताता है। नॉर्मली तो ये रजिस्टर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखे जाने चाहिए, लेकिन कुछ खास हालात में अगर शेयर होल्डर्स चाहें और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें तो इन्हें भारत में किसी और जगह भी रखा जा सकता है। शर्त यह है कि उस जगह पर कंपनी के कम से कम 10% सदस्य रहते हों। ओके। और हाँ, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इनमें कोई भी बदलाव होता है, जैसे मान लीजिए शेयर ट्रांसफ़र हुए या किसी ने शेयर बेच दिए या किसी सदस्य की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, तो ये सब बोर्ड की मंजूरी के 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर में दर्ज हो जाना चाहिए। समझ गया। अब कई बार ऐसा भी तो होता है कि शेयर किसी एक व्यक्ति के नाम पर होते हैं, लेकिन उसका असली फायदा मतलब डिविडेंड वगैरह किसी और को मिल रहा होता है। क्या इसके लिए भी कोई नियम है? यहाँ शायद वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाली बात आती है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। देखिए, सेक्शन 89 जो है वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट की बात करता है। मतलब अगर शेयर मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है पर उनका फायदा जैसे डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो मैं हुई रजिस्टर्ड ओनर और आप हुए बेनिफिशियल ओनर। ऐसी सिचुएशन में हम दोनों की जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर कंपनी को इस बारे में बताएं। मैं बताऊंगी फॉर्म MGT 4 में और आप बताएंगे फॉर्म MGT 5 में। अच्छा, दोनों को बताना होगा? जी हाँ, दोनों को। फिर कंपनी इसे अपने रिकॉर्ड में नोट करेगी और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भी फॉर्म MGT 6 में इसकी जानकारी देगी। ये सब ट्रांसपेरेंसी के लिए है। और ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर यानी SBO वाला क्या मामला है? ये सेक्शन 90 में है शायद। हाँ, सेक्शन 90 इससे एक कदम और आगे जाता है। ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर यानी SBO की पहचान करने पर जोर देता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसका मकसद है उन असली व्यक्तियों का पता लगाना जो किसी कंपनी में पर्दे के पीछे से मतलब इनडायरेक्टली एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। बड़ा हिस्सा मतलब कितना? कम से कम 10% शेयर या 10% वोटिंग अधिकार या फिर डिविडेंड पाने का 10% अधिकार। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की होल्डिंग गिनी जाती है। या फिर वो व्यक्ति जो कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण रखता हो। फोकस यहाँ इनडायरेक्ट होल्डिंग या कंट्रोल पर ज्यादा है। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी और कंपनी या ट्रस्ट या पार्टनरशिप फर्म के जरिए किसी कंपनी में हिस्सेदारी रखता हो। अच्छा, तो ये पता लगाना कंपनियों के लिए कितना मुश्किल होता होगा और इसकी जरूरत क्या है? मतलब क्यों इतना जोर है इस पर? मुश्किल तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर जब होल्डिंग स्ट्रक्चर में कई परतें हों, मतलब लेयर्स हों। लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी होल्डिंग्स को रोकना।
पता लगाना कि कंपनी के असली कंट्रोलिंग माइंड्स कौन है। कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो ऐसे एसबीओ की पहचान करने की कोशिश करे, उन्हें नोटिस भेजकर फॉर्म BN4 में जानकारी मांगे। और अगर एसबीओ जानकारी ना दे तो? अगर एसबीओ जानकारी नहीं देता है या गलत देता है तो कंपनी ट्रिब्यूनल में जा सकती है और उन शेयरों पर पाबंदियां लगाने की रिक्वेस्ट कर सकती है, जैसे उन शेयरों पर वोटिंग का अधिकार खत्म कर देना या डिविडेंड रोक देना या ट्रांसफर पर रोक लगा देना। बाप रे, काफी सख्त नियम है। जी हाँ, और एसबीओ की खुद की भी जिम्मेदारी है कि वो कंपनी को फॉर्म BEN1 में अपनी होल्डिंग के बारे में बताए। फिर कंपनी ये जानकारी रजिस्ट्रार को फॉर्म BEN2 में फाइल करती है। नियम न मानने पर कंपनी और एसबीओ दोनों पर भारी जुर्माना है, और अगर जानबूझकर गलत जानकारी दी तो वो धोखाधड़ी धारा 447 मानी जा सकती है, जिसमें सजा और भी कड़ी है। ये तो काफी गंभीर बात है। चलिए रिकॉर्ड रखने में एक और अहम चीज पर आते हैं, एनुअल रिटर्न यानी सेक्शन 92। ये क्या होता है और इसे क्यों फाइल किया जाता है? एनुअल रिटर्न, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक सालाना रिपोर्ट है। एक तरह से कंपनी की साल भर की हेल्थ का एक्सरे समझ लीजिए। हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर ये तैयार करना होता है। छोटी कंपनियों और ओपीसी के लिए फॉर्म MGT7A है और बाकी सब कंपनियों के लिए फॉर्म MGT7। और इसमें होता क्या है? मतलब क्या जानकारी देनी होती है? इसमें काफ़ी कुछ होता है, जैसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, वो क्या बिजनेस करती है, उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनियां कौन है, उसके शेयर्स और डिबेंचर्स का क्या स्टेटस है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बदलाव आए, कौन कौन मेंबर हैं, डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सनल KMP कौन है, उनकी सैलरी कितनी है, साल में बोर्ड मीटिंग्स या मेंबर मीटिंग्स कितनी हुई, वगैरह वगैरह। बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। अच्छा खासा लंबा फॉर्म होगा फिर तो। इसे साइन कौन करता है और क्या आप किसी प्रोफेशनल से चेक करवाने की भी जरूरत होती है? हाँ, डिटेल्स तो काफ़ी होती हैं। इसे साइन करते हैं एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी में फुल टाइम CS नहीं है तो फिर प्रैक्टिसिंग CS, मतलब जो प्रैक्टिस में है, वो साइन करते हैं। OPC और छोटी कंपनियों के मामले में या तो CS अगर है, या फिर अगर CS नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर साइन कर सकता है। और वो सर्टिफिकेशन वाली बात? हाँ, सर्टिफिकेशन की जरूरत बड़ी कंपनियों के लिए होती है। अगर कंपनी लिस्टेड है या उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, या फिर उसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तो उन्हें एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से इस एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करवाना पड़ता है। ये सर्टिफिकेशन फॉर्म MGT8 में होता है। ये बेसिकली एक तरह का कंफर्मेशन है कि कंपनी ने साल भर में कानूनों का पालन किया है और एनुअल रिटर्न में दी गई जानकारी सही है। और इसे फाइल कब तक करना होता है? इसे एनुअल जनरल मीटिंग मतलब AGM होने के 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। और अगर AGM ना हुई हो तो? अच्छा सवाल है। अगर किसी वजह से AGM नहीं भी हुई तो जिस तारीख तक वो हो जानी चाहिए थी कायदे से, उसके 60 दिनों के अंदर रिटर्न फाइल करना ही करना है। साथ में ये भी बताना होगा कि AGM क्यों नहीं हुई। और हाँ, एक और बात, कंपनी को इसकी एक कॉपी अपनी वेबसाइट पर भी डालनी होती है अगर वेबसाइट है तो, और उसका लिंक अपनी बोर्ड रिपोर्ट में देना होता है। और अगर न करें फाइल या देर हो जाए तो फिर जुर्माना लगता है। सेक्शन 92(5) में कंपनी और जो भी ऑफिसर दोषी हैं उन पर पेनल्टी का प्रावधान है। और अगर प्रैक्टिसिंग CS ने गलत सर्टिफाई कर दिया तो उन पर भी सेक्शन 92(6) के तहत पेनल्टी लग सकती है। ठीक है। अब ये सारे रजिस्टर और रिटर्न जो हैं, क्या ये आम लोगों या शेयर होल्डर्स के लिए उपलब्ध होते हैं? मतलब क्या कोई इन्हें देख सकता है? हाँ बिल्कुल, सेक्शन 94 इसी बारे में है। कंपनी के जो सदस्य हैं या डिबेंचर होल्डर हैं या सिक्योरिटी होल्डर हैं या बेनिफिशियल ओनर हैं, वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर बिजनेस आवर्स के दौरान इन रजिस्ट्रों और पिछले 8 साल के एनुअल रिटर्न की कॉपीज को मुफ्त में देख सकते हैं, मतलब इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई सदस्य नहीं है, आम आदमी है, वो देखना चाहे तो? कोई और व्यक्ति भी देख सकता है, लेकिन उसके लिए कंपनी फीस चार्ज कर सकती है, जो कि अधिकतम 50 रुपए हो सकती है। और अगर किसी को कॉपी चाहिए हो तो? कॉपी भी मिल सकती है, उसके लिए भी कंपनी फीस ले सकती है, जो अधिकतम 10 रुपए प्रति पेज हो सकती है। रिक्वेस्ट करने के 7 दिन के अंदर कंपनी को कॉपी देनी होती है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे किसी का एड्रेस, ईमेल आईडी, पैन नंबर वगैरह इंस्पेक्शन या कॉपी के लिए उपलब्ध नहीं कराए जाते। प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। सही है।
और इन्हें कब तक संभाल के रखना होता है, मतलब डिस्ट्रॉय कब कर सकते हैं? एनुअल रिटर्न की कॉपीज फाइल करने की तारीख से 8 साल तक रखनी होती हैं। समझ गया। और क्या ये रिकॉर्ड्स कोर्ट वगैरह में सबूत माने जाते हैं? हाँ, सेक्शन 95 कहता है कि ये रजिस्टर और रिटर्न, उनमें जो बातें लिखी हैं उनका प्राइमा फेसी एविडेंस माने जाते हैं। मतलब पहली नजर में उन्हें सही माना जाता है जब तक कोई इसके उलट साबित न कर दे। ठीक है, तो ये तो हुई रिकॉर्ड रखने की सारी बातें। अब आते हैं फैसले लेने की प्रक्रिया पर, यानी मीटिंग्स पर। किसी भी जनरल मीटिंग, चाहे वो एजीएम हो या ईजीएम, उसको बुलाने का सही तरीका क्या है? नोटिस का क्या महत्व है इसमें? देखिए, मीटिंग बुलाने के लिए सबसे बुनियादी और जरूरी चीज है सही तरीके से नोटिस देना। सेक्शन 101 कहता है कि आम तौर पर किसी भी जनरल मीटिंग के लिए कम से कम 21 स्पष्ट दिनों का नोटिस देना अनिवार्य होता है। स्पष्ट दिन, इसका क्या मतलब है? स्पष्ट दिन या क्लियर डेज का मतलब है कि जिस दिन नोटिस भेजा गया वो दिन और जिस दिन मीटिंग है वो दिन, इन दोनों दिनों को छोड़कर बीच में पूरे 21 दिन होने चाहिए। अच्छा। हाँ, और अगर नोटिस डाक से भेजा जा रहा है तो 48 घंटे और जोड़ने होते हैं भेजने के लिए। ये नोटिस लिखित में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे ईमेल से भी भेजा जा सकता है। इस नोटिस में मीटिंग कहाँ होगी, किस तारीख को होगी, किस दिन, कितने बजे होगी और सबसे जरूरी मीटिंग में क्या-क्या काम किए जाएंगे, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, इसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए। ये नोटिस किस किस को भेजना होता है? ये सभी सदस्यों को, अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उनके कानूनी वारिस को, अगर कोई सदस्य दिवालिया हो गया है तो उसके असाइनी को, कंपनी के ऑडिटर्स को और सभी डायरेक्टर्स को भेजना जरूरी है। क्या कभी 21 दिन से कम समय के नोटिस पर भी मीटिंग बुलाई जा सकती है? कोई इमरजेंसी हो तो? हाँ, बुलाई जा सकती है। इसे शॉर्टर नोटिस कहते हैं, लेकिन इसके लिए ज्यादातर सदस्यों की सहमति लेनी पड़ती है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम बुलानी है शॉर्ट नोटिस पर, तो कम से कम 95% सदस्य जो वोट देने के हकदार हैं उनकी सहमति चाहिए होगी। और अगर कोई और जनरल मीटिंग जैसे ईजीएम बुलानी है तो ऐसे सदस्यों की सहमति चाहिए जो संख्या में तो बहुमत में हो, मेजॉरिटी नंबर, और साथ ही जिनके पास कंपनी की कम से कम 95% पेड अप शेयर कैपिटल जिस पर वोटिंग राइट हो। अच्छा, मतलब 95% की सहमति चाहिए ही चाहिए। हाँ, वोटिंग पावर या कैपिटल के हिसाब से 95%। ये दिखाता है कि शॉर्ट नोटिस सिर्फ खास परिस्थितियों में ही संभव है, ये रूटीन की बात नहीं है। नोटिस के साथ कभी-कभी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यानी स्पष्टीकरणात्मक वक्तव्य भी भेजना होता है। ये कब जरूरी है? सेक्शन 102? हाँ, बिल्कुल, सेक्शन 102। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तब भेजना जरूरी होता है जब भी मीटिंग में कोई स्पेशल बिजनेस यानी विशेष कार्य किया जाना हो। स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या फर्क है? देखिए, एजीएम में सिर्फ 4 काम ऑर्डिनरी बिजनेस माने जाते हैं। 1, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट पर विचार करना। 2, डिविडेंड डिक्लेयर करना। 3, जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए डायरेक्टर्स चुनना। 4, ऑडिटर की नियुक्ति करना और उनकी फीस तय करना। इन 4 कामों के अलावा एजीएम में जो भी काम होता है वो स्पेशल बिजनेस कहलाता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम में तो सारे ही काम स्पेशल बिजनेस होते हैं। तो जब भी स्पेशल बिजनेस होगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा। जी हाँ, इस स्टेटमेंट में उस स्पेशल बिजनेस के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी देनी होती है, जैसे उस काम का नेचर क्या है, उसमें किसी डायरेक्टर, केएमपी या उनके रिश्तेदारों का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, फाइनेंशियल या कोई और ऐसी कोई भी जानकारी जिससे सदस्यों को उस मुद्दे को समझने और उस पर फैसला लेने में मदद मिले। ये पारदर्शिता के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी पूरी जानकारी नहीं देती और बाद में पता चलता है कि इस वजह से किसी प्रमोटर, डायरेक्टर या केएमपी को कोई फायदा हुआ है, तो उन्हें वो फायदा कंपनी को लौटाना पड़ता है और जुर्माना भी लगता है। समझ गया। अब मीटिंग शुरू करने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? आपने पहले बताया था कोरम, इसके क्या नियम है? सेक्शन 103। हाँ, कोरम यानी घनपूर्ति, जी। सेक्शन 103। हाँ। कोरम वो न्यूनतम संख्या है सदस्यों की जिनका मीटिंग में व्यक्तिगत रूप से पर्सनली प्रेजेंट उपस्थित होना जरूरी है ताकि मीटिंग वैध मानी जाए और उसमें कोई काम हो सके। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के लिए ये संख्या बहुत कम है, सिर्फ 2 सदस्य। हाँ। पब्लिक कंपनी के लिए कंपनी के सदस्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। अगर 1000 सदस्य तक हैं तो 5 सदस्य कोरम के लिए चाहिए।
हाँ। अगर 1000 से ज्यादा लेकिन 5000 तक सदस्य हैं तो 15 सदस्य चाहिए, और अगर 5000 से भी ज्यादा सदस्य हैं तो 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। और अगर इतने लोग नहीं आते तो? अगर मीटिंग शुरू होने के लिए जो समय तय था उसके आधे घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं होता तो मीटिंग स्थगित हो जाती है, मतलब अडजर्न हो जाती है। ये स्थगित मीटिंग अगले हफ्ते उसी दिन उसी समय और उसी जगह पर होती है, या फिर बोर्ड कोई और तारीख, समय, जगह तय कर सकता है। हाँ, एक बात और, अगर मीटिंग सदस्यों की रिक्वेस्ट पर बुलाई गई थी और उसमें कोरम पूरा नहीं हुआ तो वो मीटिंग स्थगित नहीं होती बल्कि रद्द हो जाती है। अच्छा, और क्या कोरम सिर्फ मीटिंग की शुरुआत में चाहिए या पूरी मीटिंग के दौरान? ये एक अच्छा सवाल है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स SS2 कहते हैं कि कोरम न सिर्फ मीटिंग शुरू होते समय पूरा होना चाहिए, बल्कि जब तक मीटिंग में काम चल रहा है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, तब तक कोरम मौजूद रहना चाहिए। अगर बीच में लोग चले गए और कोरम टूट गया तो मीटिंग आगे नहीं चल सकती। ठीक है। मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? चेयरमैन कैसे चुना जाता है? सेक्शन 104 जी, सेक्शन 104। आमतौर पर अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई और व्यवस्था नहीं दी गई है तो मीटिंग में जो सदस्य उपस्थित हैं वो अपने में से ही किसी एक को हाथ उठाकर शो ऑफ हैंड्स वोट करके चेयरमैन चुन लेते हैं। हाँ, चेयरमैन के चुनाव पर पोल की मांग भी की जा सकती है। और चेयरमैन का काम क्या होता है? चेयरमैन का मुख्य काम मीटिंग का सही तरीके से संचालन करना, चर्चा को नियंत्रित करना, वोटिंग करवाना और मीटिंग के मिनट्स पर साइन करना होता है। अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाते हैं तो आर्टिकल्स चेयरमैन को एक अतिरिक्त वोट देने का अधिकार दे सकते हैं, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। अब मान लीजिए कोई सदस्य खुद मीटिंग में नहीं आ सकता, तो क्या वो अपनी जगह किसी और को भेज सकता है वोट डालने के लिए? ये प्रॉक्सी वाली बात, सेक्शन 105। हाँ, सेक्शन 105 प्रॉक्सी के बारे में है। कोई भी सदस्य जो मीटिंग में वोट देने का हकदार है वो अपनी जगह किसी और व्यक्ति को मीटिंग में शामिल होने और अपनी तरफ से वोट देने के लिए नियुक्त कर सकता है। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को प्रॉक्सी कहते हैं। क्या प्रॉक्सी का सदस्य होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो कंपनी का सदस्य हो या ना हो। सिर्फ सेक्शन 8 कंपनीज यानी नॉन फॉर प्रॉफिट के मामले में प्रॉक्सी का सदस्य होना जरूरी होता है। एक बात ध्यान रखनी है कि प्रॉक्सी मीटिंग में बोल नहीं सकता, सिर्फ वोट कर सकता है, और वो भी जब वोटिंग पोल के जरिए हो रही हो। शो ऑफ हैंड्स में प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। अच्छा, और एक व्यक्ति कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है? कोई लिमिट है? हाँ, लिमिट है। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 50 सदस्यों के लिए प्रॉक्सी बन सकता है, और उन सभी सदस्यों के मिलाकर कुल शेयर कैपिटल 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ, इसमें एक छूट है। अगर कोई एक सदस्य खुद ही कंपनी की 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल रखता है तो वो अपना सारा वोट एक ही प्रॉक्सी को दे सकता है। प्रॉक्सी अपॉइंट करने का तरीका क्या है? इसके लिए एक फॉर्म MGT 11 होता है, जिसे सदस्यों को साइन करके कंपनी के पास मीटिंग शुरू होने से कम 48 घंटे पहले जमा करवाना होता है। कंपनी को अपने मीटिंग नोटिस में ये बताना भी जरूरी है कि सदस्य प्रॉक्सी नियुक्त कर सकते हैं। क्या सदस्य ये देख सकते हैं कि किसने किसको प्रॉक्सी बनाया है? हाँ, मीटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक कोई भी सदस्य 3 दिन का नोटिस देकर कंपनी के ऑफिस में प्रॉक्सी फॉर्म्स का इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं वोटिंग के तरीकों पर। अच्छा, आपने जिक्र किया शो ऑफ हैंड्स, पोल का। और भी तरीके हैं क्या, जैसे ई वोटिंग? सेक्शन 106 से 1010 तक शायद ये सब कवर होता है। हाँ बिल्कुल। वोटिंग के कई तरीके हैं जो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। शो ऑफ हैंड्स, हाथ उठाकर, सेक्शन 107, ये सबसे डिफॉल्ट तरीका है। जब तक पोल या ई वोटिंग की मांग ना हो, इसी से वोटिंग होती है। इसमें हर सदस्य का एक वोट गिना जाता है, चाहे उसके पास कितने भी शेयर हों। चेयरमैन घोषणा करता है कि प्रस्ताव पास हुआ या नहीं, और वही फाइनल माना जाता है जब तक पोल ना मांगा जाए। दूसरा, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ई वोटिंग, सेक्शन 108, रूल 20। ये अब बहुत कॉमन हो गया है, खासकर लिस्टेड कंपनियों और ऐसी कंपनियों के लिए जिनके 1000 या उससे ज्यादा सदस्य हैं। इनके लिए तो ये अनिवार्य है। ई वोटिंग कैसे काम करती है? ऑनलाइन वोट करने का मौका मिलता है। इसे रिमोट ई वोटिंग कहते हैं। वो मीटिंग में फिजिकली आए बिना भी वोट कर सकते हैं। इसके लिए पूरी प्रक्रिया है, नोटिस देना, अखबार में विज्ञापन देना, एक स्क्रूटनाइजर नियुक्त करना जो वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी करे और रिजल्ट तैयार करे। 3.
पोल मतदान सेक्शन 109 नियम 21। जैसा मैंने पहले कहा, शो ऑफ हैंड्स के नतीजे से अगर कोई सहमत नहीं है या चेयरमैन को लगता है कि पोल होना चाहिए तो पोल की मांग की जा सकती है। पोल की मांग कौन कर सकता है? चेयरमैन खुद आदेश दे सकता है या फिर ऐसे सदस्य मांग कर सकते हैं जिनके पास कुल वोटिंग पावर का कम से कम 1/10 हिस्सा हो या जिनके पास कम से कम 5 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल हो। पोल में वोट शेयरों की संख्या के हिसाब से गिने जाते हैं। 1 शेयर 1 वोट का सिद्धांत लागू होता है जब तक आर्टिकल्स में कुछ और ना लिखा हो। पोल की प्रक्रिया के लिए भी स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किए जाते हैं। 4 पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र सेक्शन 110 रूल 22। इसमें वोटिंग डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होती है बिना मीटिंग बुलाए। कुछ खास और बहुत महत्वपूर्ण कामों के लिए पोस्टल बैलेट अनिवार्य है, जैसे कि हेड ऑफिस एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना हो, शेयर बायबैक करना हो, कंपनी का कोई बड़ा हिस्सा अंडरटेकिंग बेचना हो वगैरह। नियम 22 में पूरी लिस्ट दी गई है। इन कामों के अलावा कंपनी चाहे तो किसी और काम, साधारण काम को छोड़कर के लिए भी पोस्टल बैलेट का रास्ता अपना सकती है। इसमें भी नोटिस भेजना, वोटिंग के लिए कम से कम 30 दिन का समय देना, विज्ञापन देना, स्क्रूटिनाइजर नियुक्त करना, ये सब प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। क्या सभी कंपनियों को पोस्टल बैलेट करना पड़ता है? नहीं, ओपीसी और ऐसी कंपनियां जिनके 200 तक सदस्य हैं, उन्हें पोस्टल बैलेट के नियमों से छूट दी गई है। अच्छा, वोटिंग पर क्या कोई रोक भी लग सकती है? मतलब क्या किसी सदस्य को वोट देने से रोका जा सकता है? सेक्शन 106? हाँ, सेक्शन 106 कहता है कि कंपनी के आर्टिकल्स ये प्रावधान कर सकते हैं कि अगर किसी सदस्य ने अपने शेयरों पर बकाया कॉल्स का पैसा नहीं दिया है या कंपनी का उन शेयरों पर कोई ग्रहणाधिकार लियन है, तो उस सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। और हाँ, एक सदस्य चाहे तो पोल पर अपने वोट्स को विभाजित भी कर सकता है, मतलब कुछ वोट पक्ष में और कुछ विपक्ष में डाल सकता है। ओके, अब आते हैं प्रस्तावों यानी रेजोल्यूशंस पर। आपने ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बताया था, सेक्शन 114। एक बार फिर से बता दीजिए, क्या फर्क है दोनों में? जरूर। रेजोल्यूशन मतलब मीटिंग में पास किया गया कोई औपचारिक फैसला। 2 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, OR साधारण प्रस्ताव। ये तब पास माना जाता है जब पक्ष में डाले गए वोट विपक्ष में डाले गए वोटों से ज्यादा हों, सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल रेजोल्यूशन SR विशेष प्रस्ताव, इसके लिए ज्यादा मजबूत बहुमत चाहिए। ये तब पास होता है जब पक्ष में डाले गए वोट विपक्ष में डाले गए वोटों से कम 3 गुना हो। वोट्स इन फेवर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वोट्स अगेंस्ट। 3 गुना, काफी ज्यादा। हाँ, और SR पास करवाने के लिए नोटिस में ये साफ साफ बताना भी पड़ता है कि इस प्रस्ताव को स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पर पास करने का इरादा है। कई महत्वपूर्ण फैसले जैसे आर्टिकल्स बदलना, कंपनी का नाम बदलना, बायबैक करना, इन सब के लिए SR पास करना जरूरी होता है। एक स्पेशल नोटिस भी होता है, सेक्शन 115। इसकी जरूरत कब पड़ती है? स्पेशल नोटिस की ज़रूरत कुछ खास सिचुएशंस में पड़ती है, जैसे अगर किसी रिटायर हो रहे ऑडिटर की जगह किसी और को ऑडिटर बनाना हो या अगर किसी डायरेक्टर को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाना हो। इसके लिए कुछ सदस्यों को जिनके पास कम से कम 1% वोटिंग पावर हो या 5 लाख तक के शेयर हों, कंपनी को मीटिंग से कम 14 दिन पहले लेकिन 3 महीने से ज़्यादा पहले नहीं एक नोटिस देना होता है। फिर कंपनी उस नोटिस के बारे में बाकी सभी सदस्यों को मीटिंग से कम 7 दिन पहले बताती है। ठीक है, मीटिंग में जो भी बातें होती हैं, फैसले होते हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? मिनट्स का क्या महत्व है? सेक्शन 118। हाँ, सेक्शन 118 मिनट्स के बारे में है। हर कंपनी को अपनी सभी जनरल मीटिंग्स, चाहे वो सदस्यों की रिक्वेस्ट पर बुलाई गई हो, पोस्टल बैलेट से पास हुए प्रस्तावों, बोर्ड मीटिंग्स और कमिटी मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखना होता है, जिसे मिनट्स या कार्यवृत्त कहते हैं। ये रिकॉर्ड मीटिंग होने या पोस्टल बैलेट का रिजल्ट आने के 30 दिनों के अंदर तैयार हो जाना चाहिए और उस पर चेयरमैन के साइन होने चाहिए। मिनट्स में क्या क्या लिखना होता है? इसमें मीटिंग में जो भी कार्यवाही हुई उसका एक निष्पक्ष और सही सारांश, फेयर एंड करेक्ट समरी होना चाहिए। कौन कौन डायरेक्टर उपस्थित थे बोर्ड मीटिंग में, क्या फैसले लिए गए, अगर वोटिंग हुई तो उसका नतीजा क्या रहा, ये सब दर्ज होता है। अगर बोर्ड मीटिंग में कोई डायरेक्टर किसी प्रस्ताव से सहमत नहीं है और अपनी असहमति दर्ज करवाना चाहता है तो वो भी मिनट्स में लिखना होता है। मिनट्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?
क्योंकि ये उस मीटिंग की कार्यवाही का ऑफिशियल और कानूनी सबूत होते हैं। सेक्शन 118(8) कहता है कि अगर मिनट्स सही तरीके से बनाए गए हैं और साइन किए गए हैं तो ये माना जाएगा कि मीटिंग सही तरीके से बुलाई गई थी और उसमें जो कार्यवाही हुई वो वैध थी। इन मिनट्स बुक्स को स्थायी रूप से परमानेंटली संभाल कर रखना होता है। जनरल मीटिंग के मिनट्स सदस्य इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। सेक्शन 119। इनमें कोई छेड़छाड़ करना एक दंडनीय अपराध है। आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। क्या ये सारे रिकॉर्ड्स जैसे रजिस्टर, मिनट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जा सकते हैं? सेक्शन 120। हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 120 और नियम 2729 इसकी इजाजत देते हैं, खासकर लिस्टेड कंपनियों या ऐसी कंपनियों के लिए जिनके 1000 से ज्यादा सदस्य, डिबेंचर होल्डर या अन्य सिक्योरिटी होल्डर हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को इस तरह से मेंटेन करना होता है कि वो सुरक्षित रहें, पढ़े जा सकें, जरूरत पड़ने पर रिट्रीव किए जा सकें, उनमें साइन होने के बाद कोई बदलाव न किया जा सके, नॉन एडिटेबल, उनका प्रॉपर बैकअप हो। इनकी सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी एमडी, कंपनी सेक्रेटरी या किसी अन्य ऑथराइज्ड अफसर की होती है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंस्पेक्शन और कॉपीज? हाँ, उनकी भी व्यवस्था करनी होती है, जैसे फिजिकल रिकॉर्ड्स के लिए होती है। बहुत बढ़िया। आखिर में 1 पर्सन कंपनी ओपीसी के लिए क्या ये सारे मीटिंग वाले नियम वैसे ही लागू होते हैं? सेक्शन 122 नहीं, ओपीसी के लिए प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है, जैसा कि सेक्शन 122 में बताया गया है। क्योंकि ओपीसी में एक ही सदस्य होता है, तो जनरल मीटिंग बुलाने, नोटिस देने, कोरम पूरा करने, प्रॉक्सी नियुक्त करने, वोटिंग के अलग-अलग तरीके अपनाने जैसे कई नियम सेक्शन 98, 100 से 111 ओपीसी पर लागू ही नहीं होते। तो फिर फैसले कैसे लिए जाते हैं? बहुत आसान है। जो भी फैसला सदस्य को लेना है वो उसे लिखित में दर्ज करके साइन कर देता है और उसे कंपनी के मिनट्स बुक में एंट्री कर दिया जाता है। जिस तारीख को सदस्य ने साइन किया वही मीटिंग की तारीख मान ली जाती है। और अगर ओपीसी में डायरेक्टर भी सिर्फ एक ही है तो बोर्ड मीटिंग के लिए भी यही प्रक्रिया है। डायरेक्टर अपना फैसला मिनट्स बुक में लिखकर साइन कर देता है और वही बोर्ड का फैसला मान लिया जाता है। काफी आसान कर दिया ओपीसी के लिए। हाँ, ये ओपीसी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ही किया गया है ताकि एक अकेले उद्यमी पर कंप्लायंस का ज्यादा बोझ ना पड़े। तो ये थी कंपनी अधिनियम के अध्याय 7 प्रबंधन और प्रशासन से जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर हमारी चर्चा। हमने देखा कि कैसे रजिस्टर और एनुअल रिटर्न रखना जरूरी है और मीटिंग्स व रेजोल्यूशन के जरिए कैसे फैसले लिए जाते हैं, नोटिस से लेकर कोरम, वोटिंग और मिनट्स तक। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये नियम सिर्फ कानूनी खानापूर्ति नहीं है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रीढ़ है। ये पारदर्शिता लाते हैं, शेयर धारकों को उनके अधिकार देते हैं और कंपनियों को एक व्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद करते हैं। एसबीओ जैसे नए नियम तो दिखाते हैं कि सरकार कॉर्पोरेट जगत में असली ओनर्स की पहचान को लेकर कितनी गंभीर है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में जरूर आता है। ये जो इतने सारे नियम हैं, खासकर रजिस्टरों का रखरखाव, एनुअल रिटर्न फाइल करना, मीटिंग्स की पूरी प्रक्रिया, ये सब अच्छी गवर्नेंस और शेयर होल्डर की सुरक्षा के लिए बेशक बहुत जरूरी हैं। लेकिन क्या कभी-कभी ये, खासकर छोटी कंपनियां या जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बोझिल मतलब बर्डनसम हो जाते हैं? क्या नियमों के पालन यानी कंप्लायंस और बिजनेस करने की आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच जो संतुलन बनाने की कोशिश होती है वो हमेशा सही बन पाता है, या इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इस पर लगातार विचार विमर्श चलता रहता है। संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती होती है। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ द डीप डाइव में। नमस्कार।